एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th मैथ्स। तो हमेशा की तरह खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल्स विथ क्वेश्चंस, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी डिटर्मिनेंट्स में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में। तो कुछ यूं समझ लो कि अब आ गया है मैट्रिसेस का रिश्तेदार। तो डिटर्मिनेंट्स जो है ये कुछ हद तक मैट्रिसेस के रिश्तेदार हैं। मैट्रिसेस से ही रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। इनफैक्ट ऐसा कहना ज़्यादा सही होगा कि डिटर्मिनेंट्स जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के रिश्तेदार हैं। तो चलो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है। वो नंबर रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और उस नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये क्या बात हुई? कौन सा नंबर, कैसा नंबर, कहाँ से आएगा नंबर? अरे समझेंगे, सब समझेंगे धीरे धीरे। अभी फिलहाल मैं फोकस करना चाह रही हूं नंबर पे। मैं ये फोकस करना चाह रही हूं कि डिटर्मिनेंट जो है ये एक नंबर है। जिस तरह से मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। ये मेरा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने देखा होगा मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर नहीं होता है। मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? एक एरे होता है, राइट? मतलब आप दो मैट्रिसेस जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हो, बट एंड में आपको मिलता है एक मैट्रिक्स ही है, राइट? तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो कैसे मैं इसको डिनोट करूंगी डिटर्मिनेंट? तो इसे मैं यूं लंबे लंबे डंडों के बीच में लिख दूंगी ए बी सी डी। ये बन गया मेरा डिटर्मिनेंट। तो देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता था थर्ड ब्रैकेट से, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट होता है डंडों से। ठीक है, तो यहां पे खास बात यह है कि डिटर्मिनेंट जो है ना, इसकी हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी हम एक वैल्यू निकाल के एक नंबर बता सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। समझ गए? तो यहां पे खास बात क्या थी कि मैट्रिक्स जो है वो हमेशा एरे के फॉर्म में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहां पर दो जरूरी बातें नोट करनी है। पहली बात ये कि जब कभी भी ए एक मैट्रिक्स है जिसे आप ऐसे दो डंडों के बीच में लिखते हो, इसका मतलब ये मॉड्यूलस ए नहीं है। क्योंकि नंबर्स के केस में जब भी हम नंबर को इन दो डंडों के बीच में लिखते हैं, हम उसे क्या पढ़ते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए। बट यहां पे ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिखने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका है कि DET ए, डिटर्मिनेंट ए। एक और तरीका है ये ट्रायंगल वाला सिंबल। तो ये सभी तरीके हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरी जरूरी बात ये है कि डिटर्मिनेंट जो है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होता है। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो में जब भी हम मैट्रिसेस की बात करेंगे और उसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि ये डिटर्मिनेंट नाम कहाँ से आया? क्योंकि अगर मैं नाम को देखूं तो लगता है ये डिटरमाइन वर्ड से आया है। तो ऐसा क्या डिटरमाइन करता है ये? तो बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये डिटरमाइन करता है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। ले, अभी तक तो आप कह रहे थे मैम कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कोई रिश्तेदार वगैरह है, अब आप कह रहे हो ये इक्वेशन से रिलेटेड है। मतलब कुछ समझ नहीं आया। बट याद करो, मैट्रिक्स क्या होता था? किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ही हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। याद है जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन टू वेरिएबल्स, उसे हम बड़ी आसानी से एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना एक ऑल्टरनेट मेथड है, राइट? तो सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या फिर उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस के थ्रू।
अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में हम बात कर रहे हैं उन सेट ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, ये बताता है डिटर्मिनेंट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिटर्मिनेंट। तो थोड़ा सा और इस चीज़ को आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए मैं बताऊं, थोड़ा रिकॉल करो, थोड़ा पीछे की तरफ जाओ, फ्लैशबैक। हमने पढ़ा था क्लास 10th में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कि जब भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, यानी कि 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं इन 2 वेरिएबल्स, लेट अस सपोज, तो वहाँ पर हम बताते थे कि उनके कोफिशिएंट्स के वैल्यू के हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे कि हमने ये चीज़ें पढ़ रखी थी, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो चलो, अब ये जो 3 क्राइटेरिया हमने बताए, इनमें से हम फोकस करते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाले कंडीशन पे, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन कहता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1, ये वाला जो टर्म है यही डिसाइड कर रहा है वेदर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, राइट। तो अब मैं आपको दिखा रही हूं कि ये जो वैल्यू है ना, यही बेसिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। कैसे? अभी जो मैंने 2 इक्वेशंस आपको बोले थे उनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें a1 a2 b1 b2 जो है मेरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक और मैट्रिक्स से xy, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स c1 c2। ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो है मेरा मैट्रिक्स A क्या है? ये a1 a2 b1 b2 वाले एलिमेंट्स के साथ ये मेरा मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो इसमें अगर हम a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 करें तो ये वाली जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करेगी कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं, और यही वाली वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, A अगर मेरा एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालती हूँ? a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। चलो अभी और अच्छे से समझेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है जिसमें मैंने बताया कि कैसे डिटर्मिनेंट कहाँ पे प्लेस्ड है, कैसे मैट्रिक्स से रिलेटेड है, कैसे इसका नाम डिटर्मिनेंट पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 का है, यानी कि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट है, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स है हमारा तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अरे यार, एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट, ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, डिटर्मिनेंट हमेशा डंडों के बीच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इसकी क्या हो जाएगी? वही सेम जो a एक एलिमेंट था, वही a जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल था। चलो अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी कि यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, a11 a12 a21 a22। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसे हम डिफाइन करते हैं a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। मतलब हमने यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगा दिया सब्ट्रैक्शन का साइन। तो ऐसे हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर आप इस डिटर्मिनेंट के एक्सप्रेशन को देखो, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं वो एग्जांपल ले रही थी, राइट, कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, वो यही वैल्यू बताती है। और इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
ठीक है। तो ये जो 2x2 मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी काफी सिंपल है। चलो एक फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का। ठीक है, तो कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड x। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट है और इसी में कोई कहीं पे वैल्यू है x। तो इसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 minus 4 into 5, 2 into 1 minus 4 into 5 is equal to, इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2x into x minus 4 into 6, तो ये हो जाएगा 2 minus 20 is equal to 2x square minus 24, तो ये हो जाएगा -18 plus 24 is equal to 2x square। तो इसे हम कह सकते हैं 2x square is equal to 6, x square is equal to 3, तो x is equal to plus minus √3। काफी सिंपल था, राइट। तो हमने देखा किस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो 3 कॉलम है और उस वजह से इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। अब ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है क्योंकि यहाँ पर ना हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो थोड़ा घपला है। तो यहाँ पर हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि जब कभी भी हमें एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं एज 2x2 डिटर्मिनेंट्स। तो हम क्या करते हैं कि उस वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जो है ना वो हम क्या करते हैं, उसे हम सम ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट से 2x2 डिटर्मिनेंट का जो ये प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि वो बड़े से उस डिटर्मिनेंट को हम छोटे छोटे टर्म्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सपेंशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये एक्सपैंड करते कैसे हैं, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा ढंग से समझना। ठीक है, तो यूँ समझो कि जो ये एक्सपेंशन है ना ये हम रोज या कॉलम्स के अलोंग करते हैं। मतलब एक्सपेंशन जो है किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते टाइम हम जब भी उसे एक्सपैंड करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम एक्सपैंड करेंगे तब वो 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आएगा और 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हमें आता है। ठीक है, तो इसे हम 6 तरीके से कर सकते हैं। हम एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग द फर्स्ट रो, एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग सेकेंड रो, एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड कॉलम, एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम। और अगर आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ऑब्वियसली 3x3 मैट्रिक्स है, तो चाहे आप इनमें से किसी भी मेथड से इसे एक्सपैंड करो, चाहे फर्स्ट रो से करो, चाहे थर्ड रो से करो, चाहे सेकेंड कॉलम से करो, हर बार आपका आंसर सेम आएगा। तो यानी कि जब कभी भी आपको एक गिवन मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उसको एक्सपैंड कर दो। आपकी मर्जी से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपैंड कर सकते हो। कैसे करोगे एक्सपैंड, वो मैं अभी बताती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से हम एक्सपेंशन करते हैं एक डिटर्मिनेंट का अलोंग फर्स्ट रो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11। ठीक है, अब A11 तो है, अब A11 पे हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, -1 to the power 1 + 1। ये 1 + 1 कहाँ से आया, ये 1 और ये 1। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन है इस एलिमेंट की, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो पोजीशन है इस डिटर्मिनेंट के अंदर वो है ये 1 + 1। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे A11, यानी कि जो भी ये एलिमेंट है उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अब इसके अंदर आ जाएगा एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहाँ से आएगा, इसके लिए क्लू क्या है कि ये जो भी मेरा एलिमेंट था ना ये जिस रो को बिलोंग करता है और ये जिस कॉलम को बिलोंग करता है
उसको आप हटा दो, उसको आप इमेजिन करो कि वो गायब हो गया है। तो उसके अलावा जो भी बचता है, क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया। जो बचा है वो क्या है, वो एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, राइट। तो उसको लिख डालो। तो अब अगर हम देखें, ये पूरी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो इजी है ना, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऑपरेशन किसके ऊपर किया, पहले फर्स्ट एलिमेंट के अलॉन्ग। अब ठीक इसी तरीके से फोकस करो पहले रो के सेकेंड एलिमेंट पे। पहला रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट है A12, ठीक है। यहां भी सेम चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा, यहां पे 1 और 2, A12। तो इसके अंदर वाले में क्या आ जाएगा, ये A12 जिस रो को बिलोंग करता है उसे हटा दो, जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसे भी हटा दो। तो बचा क्या, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स, यानी कि A21 A23 A31 A33। और बिल्कुल इसी तरीके से अब हम देखेंगे थर्ड एलिमेंट को। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट है A13। तो इस केस में -1 टू द पावर 1 + 3 हो जाएगा A13, और उसके बाद आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसकी रो और इसके कॉलम को गायब कर दो, तो क्या बच गया, ये बच गया। तो इसको डाल दो अंदर, A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहे जिसके भी अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, उसके तीनों एलिमेंट के ऊपर हम इस तरह से ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद हम कहेंगे कि जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3, यानी कि ऊपर जो ये तीन चीजें हमने की, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के सम की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो इस केस में डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू A11, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 जो कि +1 होगा, तो A11, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, यानी कि A22 A33 माइनस A32 A23। इसके साथ प्लस करेंगे, -1 टू द पावर 3 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू A12। इस केस में ब्रैकेट में हो जाएगा A11 A33 माइनस A13 A31। प्लस करेंगे A13, यानी कि ये तीसरा वाला टर्म, क्योंकि -1 टू द पावर 4 तो +1 हो जाएगा, तो A13, और अंदर वाला हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। तो ये हो जाएगी डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन। क्लियर है यहां तक। अब जो मजेदार बात है वो ये है कि एक्सपेंशन हम चाहे किसी भी रो के अलोंग करें या किसी भी कॉलम के अलोंग करें, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो बात करते हैं एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो की, ठीक है। तो इसे हम फटाफट से देख लेंगे, पूरा नहीं करेंगे इतना डिटेल में, बट फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, A21। तो अब A21 के ऊपर भी वही ऑपरेशन करेंगे, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू A21, और इस केस में सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसको गायब कर दो, तो अंदर बचा A12 A13 A32 A33। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की। तो सेकेंड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होगा, A22। तो यहां पर -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू A22। अब A22 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको गायब करो, तो बचेगा क्या, A11 A13 A31 A33। और बिल्कुल उसी तरीके से अब बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की। तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, A23।
तो इस केस में A23 जिस कॉलम और रो को बिलोंग करता है उसको गायब करेंगे तो हमारे पास बचा ये, यानी कि A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो ये हमने कर लिए सारे ऑपरेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3। तो अब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो और अब आप नोटिस करोगे कि जो वैल्यू आपको यहां मिलेगी ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो अभी तुरंत इससे पहले जब हमने अलोंग फर्स्ट रो किया था वहां मिली थी। ठीक है, ठीक इसी तरह सिर्फ रो के अलोंग ही नहीं, हम कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। कॉलम के अलोंग, मान लेते हैं हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A11। ठीक है, तो इसके भी वही करेंगे, -1 ⁻1 + 1 × A11। अब A11 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको हटा दो तो हमारे पास बचेगा ये, यानी कि A22, A23, A32, A33। अब ठीक उसी तरीके से बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की। तो फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, A21। तो ये हो जाएगा पहले कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। तो ये हो जाएगा -1 ⁻2 + 1 × A21। अब A21 जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको गायब करो तो बचा A12, A13, A32, A33। और ठीक उसी तरह से थर्ड एलिमेंट की अगर बात करें फर्स्ट कॉलम की तो वो कौन सा है, A31। तो यहां भी ऐसा ही ऑपरेशन करेंगे, -1 ⁻3 + 1 × A31 और इसके रो और कॉलम को गायब करो तो बचेगा ये, तो अंदर आ जाएगा A12 × A13, A22, A23। ठीक है, तो यहां पर तीनों ये टर्म्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करेंगे, 1 + 2 + 3। तो इसकी भी जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू जो है पिछले वैल्यूज के बराबर ही होंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना हो तो हम उसके किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसकी डिटर्मिनेंट निकालो। हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्सपैंड किस रो के अलोंग करें या किस कॉलम के अलोंग करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, हमेशा जीरो को ढूंढते रहो। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आपको अधिक जीरो दिखे आप एक्सपैंड उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग करो। क्यों? क्योंकि जहाँ जीरो होंगे ना तो वो आपके जो वो 3 टर्म्स आने वाले हैं ना उसमें से 1-2 टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन सुपर सिंपल हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़े ही देर में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो आप देखोगे कि हम काफ़ी सारे ट्रिक्स लगाते हैं। अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें कोई जीरो नहीं है, हम काफ़ी सारे ट्रिक्स लगा के कुछ कुछ टर्म्स को जीरो कर देते हैं ताकि जो है उनको एक्सपैंड करना इजी हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इसे एकदम दिमाग में सेट करके रखना है कि जीरो ढूंढते रहना है। जिस भी रो या जिस भी कॉलम में ज्यादा जीरो है एक्सपैंड वहीं से करना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का। ठीक है, तो यहां पर हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमें एक्सपैंड करना है। हम किस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें, जहां पे ज्यादा जीरोस दिख रहे हैं। यहाँ कौन से रो पे ज्यादा जीरो दिख रहे हैं, सेकेंड रो पे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सपैंड अलोंग सेकेंड रो, दैट इज R2। ठीक है, तो इस केस में देखो हम वो सब कुछ नहीं लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो रो 2 का जो पहला एलिमेंट है वो ये है 0, तो ये से हम लिख सकते हैं A21, ये A22 और ये A23। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 0 है तो इसीलिए 0 से कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही आएगा, तो इसको 0 कर देते हैं। दूसरा एलिमेंट भी 0 है तो उसे भी 0 कर देते हैं, यानी कि दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तीसरा जो है वो -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 to the power 2 + 3, क्योंकि ये A23 पोजिशन वाला टर्म है, इंटू A23 यानी कि इस टर्म की वैल्यू विच इज -1। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, अब ये जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको गायब कर दो, एज्यूम कर लो एटलीस्ट, तो ये और ये गायब हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 3 - 1 3 - 5। बेसिकली ये
ये और ये हमारे पास बचेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू -5 माइनस -1 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 5 विल बी -1 इंटू -1 और अंदर हो जाएगा -15 प्लस 3, तो ये +1 हो जाएगा और ये -12। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो जाएगी -12। क्वेश्चन नंबर 1, if a is equal to 1, 2, 4, 2, then show that determinant 2a is equal to 4 times determinant a। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लो कि ये जो 2a है ना डिटर्मिनेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 2 को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, नहीं। ये इसका ये मतलब है कि जो अंदर का जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक 2a मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स है 2a, उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें ये निकालना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स है 2a मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। ठीक है, ये 2a मैट्रिक्स होगा। तो अब इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 4 8 4 डंडों के बीच में वो हो जाएगा कुछ यूं 2 8 4 4। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, यानी कि 8 माइनस 32 विच इज इक्वल टू -24। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में a दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 और इसका 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी कि -6, 4 इंटू -6 दैट इज -24। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने कर दिया है ये प्रूफ। अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके अंदर हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ की, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं जब आप कैलकुलेशंस करेंगे डिटर्मिनेंट रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि ये बहुत यूजफुल है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर हम उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो रो है उसे कॉलम बना दे, जो कॉलम है उसे रो बना दे, अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पहला डिटर्मिनेंट है और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि हमने रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ बना दिया है, लेकिन इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी 2 रो को इंटरचेंज करते हैं या फिर किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम तो रहती है लेकिन उसका साइन पलट जाता है, यानी कि अगर पहले वो प्लस था तो बाद में इंटरचेंज होने के बाद वो हो जाएगा माइनस। ऐसा कब होता है, जब हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, पहले रो को लास्ट रो बना दिया, लास्ट रो को पहला रो बना दिया, इस टाइप का कुछ भी इंटरचेंज जब भी होता है तो इनकी वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन पलट जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हम रैंडमली लेट्स से फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का ओवरऑल वैल्यू था वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम 2 टर्म्स के सम में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम
सम की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, जब भी इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ओवरऑल उस डिटर्मिनेंट को भी दो डिटर्मिनेंट के सम के जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ओवरऑल डिटर्मिनेंट को भी हम दो डिटर्मिनेंट के सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कभी भी लागू होगा जब भी किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स हम सम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो आखिरी प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स में हम ऐड कर देते हैं किसी दूसरे रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स, तो उस केस में ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब मैम आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया और सर के ऊपर से गया, तो चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के केस में हमने क्या किया है, पहले रो के सारे एलिमेंट्स में हमने ऐड किया है तीसरे रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे पहले रो के पहले एलिमेंट में हमने ऐड किया है तीसरे रो का पहला एलिमेंट, पहले रो के दूसरे एलिमेंट में हमने ऐड किया है तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, लेकिन सिर्फ एलिमेंट ऐड नहीं किया है, एलिमेंट का मल्टीपल ऐड किया है, राइट। मतलब हमने a1 के साथ सिर्फ c1 ऐड नहीं किया है, हमने kc1 ऐड किया है, यानी कि c1 का मल्टीपल ऐड किया है। a2 के साथ हमने c2 ऐड नहीं किया है, kc2 ऐड किया है। और यहाँ पर भी सिर्फ मल्टीपल ऐड नहीं किया है, इक्वी मल्टीपल्स, यानी कि kc1, kc2, kc3, तो हर जगह k की वैल्यू सेम है, यानी कि इक्वी मल्टीपल्स ऐड किया है। तो जब हम इस तरीके से ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो हमारी सेम ही रहती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसे हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जनरली क्या होता है ना, जब भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपैंड करते हैं। 3/3 ऑर्डर की बात कर रही हूँ। अब एक्सपैंड करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं उस डिटर्मिनेंट में, ज़ीरो। कई बार डिटर्मिनेंट में ज़ीरो नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो बनाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़ीरो, कहीं से भी ज़ीरो लाना चाहते हैं। कहाँ से लाएंगे ज़ीरो, आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो ज़ीरो लाने के लिए बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो उस समय आपको ये ध्यान देना है स्पेशली कि अगर किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को आपने एक बार चेंज कर दिया, जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में मैंने रो 1 को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, रो 1 को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक बार अगर इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो अब आपको इसे दोबारा टच नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ जो करना था आप कर चुके हो। अब इसके बाद आप दोबारा से इस पर कुछ और ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हालांकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इस बात पे फिर से एम्फसाइज करूंगी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट इसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं, ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली एक्सपैंड तो करना पड़ेगा, बट एक्सपैंड करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं हमेशा, ज़ीरो। ज़ीरो तो यहाँ है नहीं, क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिटर्मिनेंट की ताकि हम कुछ वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें रो 1 और रो 2, इनको अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो पहला टर्म है वो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो एटलीस्ट कोई तो टर्म ज़ीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, रो 1 को कर देते हैं रो 1 - रो 2, तो रो 1 को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इससे अब जो मेरा नया रो 1 बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, a - b और a² - b², ठीक है। रो 2 मेरा एज इट इज रहेगा। और हम क्या करते हैं, हम रो 3 में भी इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। रो 3 इज इक्वल टू रो 3 - रो 2, क्योंकि रो 3 में से भी रो 2 माइनस करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, 1 - 1 0, c - b और c² - b², ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 6 में, कि अगर इस तरह का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। तो पहले इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी ये वाली की भी वही वैल्यू है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब हमारे पास काफ़ी ज़ीरो आ गए हैं, तो अब मुझे इसे एक्सपैंड करना है। तो आप बताओ इसे किसके अलोंग एक्सपैंड करें, कॉलम 1 में 2 ज़ीरो हैं तो ऑब्वियसली वी विल एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1,
ठीक है। तो कॉलम 1 के अंदर ये मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और ये कौन कौन से वाले एलिमेंट है, A11, A21, A31, ये इनकी पोजीशंस हैं, राइट। तो एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1, पहली एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इंटू 0, पहला एलिमेंट 0 है तो ऑब्वियसली ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, भले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, ठीक है। अब आखिरी वाला टर्म भी पूरा 0 आ जाएगा, सिर्फ बीच वाला बचा, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू ये वाला टर्म यानी कि 1, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, ये जिस भी रो और कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको गायब कर दो, तो ये वाले टर्म्स बचेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a - b इंटू c² - b² माइनस a² - b² इंटू c - b, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, -1 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू -1, और अंदर जो है इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि a - b, c² - b², ये क्या हो जाएगा, c - b इंटू c + b। उसी तरह a² - b² को हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, ठीक है। तो अब अंदर से जो है हम कॉमन ले सकते हैं a - b c - b, तो अंदर क्या बचेगा, c + b माइनस a - b, तो प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या मिला, -1 इंटू a - b इंटू c - b इंटू c - a। अब अगर हम इसे राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उससे कंपेयर करें, तो हम देखते हैं a - b हमें मिल चुका है, c - a भी हमें मिल चुका है, अब हमें चाहिए क्या, b - c, और हमारे पास क्या है, c - b इंटू -1, तो c - b इंटू -1 क्या होगा, b - c, तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं a - b, b - c, c - a, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने कर दिया इसे प्रूफ। तो अभी तक डिटर्मिनेंट समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं ये तो मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कैसे निकालते हैं, बट अभी हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, वही तो नया है आज। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनका अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई हो तीनों पॉइंट्स के, तीनों वर्टिसेस के, तो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया हम निकालते हैं ऐसे, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आ जाता है एरिया। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हम हमेशा इस डिटर्मिनेंट से जो भी वैल्यू निकलती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि एरिया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब एरिया किसी चीज़ का कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि एरिया क्या है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जितना स्पेस है दैट्स एरिया, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए वैल्यू कुछ भी निकले हम हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अभी, और वो 2 क्वेश्चन जो है ना वो 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन को मिस नहीं करना है क्योंकि दे आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर योर। चलो तो पहले टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। ये कहता है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बता दूं मैं कि कोलिनियर मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन में लाई करते हैं, दे मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर है तो एक इनडायरेक्ट तरीका ये है कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन में लाई करते हैं तो ये कभी भी एक ट्रायंगल तो नहीं बना पाएंगे, राइट। ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, राइट। ये बी जो है ये कहीं और होता तो बन जाता ट्रायंगल, बट अगर तीनों कोलिनियर है तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, तो एरिया 0 रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रूफ यही करना है कि जो एरिया बनेगा ना ये तीनों पॉइंट से, जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट वाले मेथड में हम ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1।
तो यहाँ पर x1, x2, x3 ये वैल्यूज़ हैं a, b, c, y1, y2, y3 ये वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि b प्लस सी, c प्लस a प्लस b और उसके बाद 1, 1, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे, एक्सपैंड करना है, बट एक्सपैंड करने के लिए 0 चाहिए। 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 1 दिख रहे हैं हमें, इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 मिल सकता है। तो बिल्कुल वही लॉजिक लगाते हैं कि रो 1 को हम कर देते हैं रो 1 माइनस रो 2 और रो 3 को हम कर देते हैं रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से कुछ यूं हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए यानी कि b माइनस ए, और ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, रो 2 एज इट इज रहेगा, रो 3 क्या हो जाएगा c माइनस b माइनस सी और 0। तो ये मिल जाएगा हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब यहां पर कौन से रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हैं, कॉलम नंबर 3, करेक्ट, यहाँ पे 2 जीरोज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंड अलोंग C3 कॉलम 3। ठीक है, तो चलो कॉलम 3 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो इसका पहला जो टर्म है, अब ये कौन कौन से पोजीशन से हैं इसके, ये A13 है, ये A23 है और ये A33 है। ठीक है, अब A13 और 33 तो 0 है, तो इसीलिए पहला और आखिरी टर्म तो 0 हो जाएगा। आप चाहो तो आप वही फॉर्मूले के हिसाब से आप चेंजेस करके देखो, वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा बीच वाला टर्म। तो उसमें क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 3, ये 2 और ये 3 इंटू ये वाला टर्म विच इज़ 1, और अंदर क्या रह जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को गायब कर दो अगर, तो क्या बचा, ये 4 टर्म्स बचे, यानी कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये बचा। तो -1 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये अंदर की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी AB माइनस AC माइनस B² प्लस BC माइनस BC माइनस B² माइनस AC प्लस AB। तो ये हो जाएगा -1 इंटू AB माइनस AC माइनस B² प्लस BC माइनस BC प्लस B² प्लस AC माइनस AB। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे जो है पॉजिटिव नेगेटिव करके सारे हो जा रहे हैं कैंसिल। तो ये पूरा 0 हो गया, और 0 इंटू -1 क्या होगा, 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 0 है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। अब एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर k, 0, 4, 0, 0, 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एरिया दिया हुआ है और हमें कोई एक कोऑर्डिनेट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, जब कभी भी हमें एरिया निकालना होता है तो चाहे कुछ भी वैल्यू निकले हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर कभी एरिया दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उस केस में हम एरिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें अलग कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो अलग मिल सकते हैं। इसके बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जिन कोऑर्डिनेट्स की वजह से पॉसिबल है, ऐसा ही एक ट्रायंगल ऑन द नेगेटिव साइड भी पॉसिबल है। तो अब जो नेगेटिव साइड में ट्रायंगल है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो ये वाली जगह होगी, तो एरिया एज सच कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो नेगेटिव हो सकते हैं,
राइट। तो ताकि हम ये वाले नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को मिस ना करें निकालते टाइम, इसीलिए जब एरिया दिया हुआ रहेगा और कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो हम एरिया का प्लस और माइनस वैल्यू दोनों लेंगे। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करके देखते हैं तो और क्लियर होगा। हमें क्या पता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू x1 x2 x3, जो कि हो जाएगा K40 y1 y2 y3 यानी कि 0 0 2 0 0 2 और उसके बाद 1 1 1। ठीक है, ये एरिया होता है एंड दिस इज गिवन एज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसे +4 नहीं रखना है, इसे रखना है +-4। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ +4 रखोगे तो k की आप एक वैल्यू ही निकाल पाओगे, एक और पॉसिबल वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। देखना अभी कैसे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। कौन से रो या कॉलम के अलोंग करेंगे, जहां ज़्यादा ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मेरा कॉलम 2 है इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसी के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। तो हम कहेंगे एक्सपैंड अलोंग कॉलम 2। ठीक है, अब कॉलम 2 का पहला और दूसरा टर्म तो 0 है, तो ये 2 टर्म तो 0 हो जाएंगे। तीसरा टर्म क्या होगा, -1 टू द पावर। अब ये कौन से वाले पोजीशंस हैं, ये है A12 A22 A32। ठीक है ना, तो ये जो तीसरे वाले टर्म की मैं बात कर रही हूँ इसका पोजीशन है 3 + 2, आई और जे की वैल्यू 3 और 2 है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब ये जिस रो और कॉलम में है उसको आप इमेजिन करो कि नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा K141। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, K × 1 -1 × 4। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 यानी कि -1 और अंदर होगा K-4। अच्छा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए क्योंकि यहाँ इस पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा -2K + 8, ये आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या है, +-4 था बट इधर हाफ था, तो ये 2 भी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +-8। तो दिस इज इक्वल टू +-8। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहला ऑप्शन है कि -2K + 8 इज इक्वल टू +8 और दूसरा ऑप्शन है कि -2K + 8 इज इक्वल टू -8। तो इस केस में +8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 0। इस केस में -2K इज इक्वल टू -16, सो K इज इक्वल टू 8। तो अब हम देखते हैं कि K के 2 पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर सिर्फ +4 लिया होता, उस केस में हम K इज इक्वल टू 0 तो निकाल लेते, बट K इज इक्वल टू 8 नहीं निकाल पाते, राइट। लेकिन यही इसको अगर हम उल्टे साइड से देखें कि मान लो आपको K की वैल्यू पता होती और उस केस में अगर आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाता, उस केस में अगर एरिया की वैल्यू -4 आती भी बट स्टिल आप क्या करते, आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, क्योंकि नेगेटिव एरिया तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए तब आप कहते कि एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब समझ आ गया कि क्यों जब एरिया दिया होता है और कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तब हम नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि ताकि जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है वो हम मिस ना करें। मतलब जब ये नेगेटिव साइड में है ट्राइंगल, तो उस केस में जो भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं ताकि उनको हम मिस ना करें। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। ये 2 नए वर्ड आ गए भाई, ज़रूरी है तभी आए हैं। क्यों आए हैं ये वर्ड्स, थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़। माइनर्स, माइनर क्या होता है, छोटा। तो डिटरमिनेंट के अंदर ही एक छोटी सी चीज़, डिटरमिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है माइनर। तो माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट के हम माइनर निकाल सकते हैं, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो होता क्या है ये माइनर, हम ऐसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट है। अब अगर मुझे इसके पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालना हो, पहला वाला यानी कि A11, इसका अगर हमें माइनर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हम गायब कर देते हैं। कर नहीं देते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि वो गायब हो गए हैं। उसके बाद जो भी बचता है दैट्स माइनर। तो इस केस में अगर A11 की मैं बात करूं तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, चूंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग करता है तो हम उनको गायब कर देंगे, मतलब इमेजिन करेंगे कि वो गायब हो गए हैं। तो बचेगा क्या,
A22, तो A22 हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है, तो इसका मतलब जब कभी भी हम 2/2 डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसका जो माइनर होगा वो एक सिंगल नंबर होगा, राइट, क्योंकि 3 तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसका जो माइनर निकलेगा वो होगा एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जैसे कि ये, इस केस में अगर मुझे पहले एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो पहला रो और पहला कॉलम गायब हो गया, बट उसके बाद भी मेरे पास 4 एलिमेंट्स बचे, विच इज़ अ 2/2 डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा माइनर। तो जब भी आपको पूछा जाए, आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसके माइनर्स निकालो, तो आपको सिर्फ पहला एलिमेंट का नहीं निकालना है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आपको माइनर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये होता है माइनर्स। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। अब कोफैक्टर्स और माइनर्स जो है ना एकदम भाई भाई हैं, आपस में एकदम रिलेटेड है, एक आता है तो दूसरा आ ही जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर स्मॉल ए आई जे ये उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो इसके जो कोफैक्टर्स होंगे उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोफैक्टर को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे। ठीक है, तो स्मॉल ए आई जे से हम क्या डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। कैपिटल ए नीचे आई जे है, मतलब हम इस कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कोफैक्टर भी जो है हम हर एलिमेंट के निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर क्या होगा? -1 to the power i plus j मल्टीप्लाइड बाय माइनर। ठीक है, तो मतलब माइनर एक बार आपने निकाल लिया, जैसे आपको अगर एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, उसके क्वेश्चन आपको बोलेगा इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालो। पहले आपने माइनर्स निकाल लिए, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल लिए। एक बार सारे माइनर्स निकल गए, उसके बाद सारे एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर्स निकालोगे। उसमें क्या करोगे? जो माइनर निकाले हो वो माइनर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई -1 to the power i plus j। अब i और j की वैल्यू चेंज होती जाएगी बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट, राइट। जैसे कि अगर हम 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो A11, 12, 21, 22, तो ये 11, 12, 21, 22 ये आई जे की वैल्यूज़ हैं जो चेंज होती जा रही हैं हर एलिमेंट के साथ। उसी तरह जब 3/3 ऑर्डर की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी आई जे की वैल्यू 1 2, 1 3, 3 1, 3 2 ऐसे चेंज होती रहेंगी। तो एक बार माइनर्स निकाल लिया तो कोफैक्टर्स जो है वो माइनर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1 to the power i plus j। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब सबसे बड़ा सवाल, अचानक से कहाँ से आ गया ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो लेट अस सी कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट में क्या रोल है। तो चलो फटाफट देखते हैं कि भाई माइनर कोफैक्टर हमने पढ़ा क्यों, इसका रोल क्या है डिटर्मिनेंट में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स था 3/3। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ऐसा एक 3/3 डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट, इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्सपैंड। ठीक है, तो मान लो कि आप एक्सपैंड करते हो अलोंग फर्स्ट रो, यानी कि रो 1, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? पहले तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट पे फोकस करेंगे, -1 to the power 1 plus 1 into A11, और अंदर क्या रहेगा? ये रो और ये कॉलम को हटा के जो बच रहा है यानी कि ये, तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 into A32। तो ये पहला टर्म हो गया हमारा, पहला एलिमेंट से रिलेटेड। दूसरा टर्म हो जाएगा पहले रो के दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड, यानी कि -1 to the power 1 plus 2 into A12, और अंदर क्या हो जाएगा? जहाँ पे A12 है वो वाले रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा क्या? A21 into A33 माइनस A23 into A31। और ठीक इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट के लिए भी करेंगे। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, राइट। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं इन तीनों टर्म्स में। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करते हैं। तो अगर पहले टर्म पे हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर A11 को हटा दो, उसके अलावा बाकी जो भी है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली है कोफैक्टर ऑफ A11, राइट। कोफैक्टर ऑफ A11 ऐसे ही तो निकालते हैं, -1 to the power 1 plus 1, और उसके बाद ये पूरा जो है ये क्या होता है? ये माइनर होता है,
राइट। ठीक उसी तरीके से जब हम दूसरे टर्म को देखेंगे तो हम देखेंगे A12 को अगर हटा दो तो बाकी पूरा चीज जो है वो क्या है, वो कैपिटल A12 है, यानी कि को फैक्टर। और ठीक उसी तरीके से ये A13 इंटू कैपिटल A13। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि जैसे A11, A12, A13 ये तीनों क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो। कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 ये क्या है, ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते चले आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली कोफैक्टर्स के साथ उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि किस तरह से कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट में रोल है। अब जब मैं ये बता रही हूं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो एलिमेंट्स के साथ हम कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसी रो का होना चाहिए। अगर हम किसी और रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। जैसे यहां पर आप देखोगे तो A11, A12, A13 ये एलिमेंट्स कौन से वाले रो के हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। लेकिन कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 ये कोफैक्टर्स कौन से वाले रो के हैं, ये सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, राइट। तो इसीलिए अगर एलिमेंट्स एक रो का लोगे और कोफैक्टर्स किसी और रो का लोगे तो उस केस में जो इसका सम होगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह यहां पर भी देखो ये जो A11, A12, A13 है ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो कोफैक्टर्स हैं ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम and the corresponding cofactors for the same row or column। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एक 2/2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। माइनर्स मतलब सारे एलिमेंट का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है। तो माइनर्स कैसे होंगे, M11, M12, M21, M22 कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, और माइनर होता क्या है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट A11 तो ये हो गया, राइट, ये A11 हो गया, ये A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। ठीक है ना, तो पहले एलिमेंट का माइनर निकालूंगी तो इसका रो और कॉलम को गायब कर दो, क्या बचा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। M12 की बात करो तो इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम पे है उस पे गायब कर दो तो बचा क्या 0। M21 की अगर बात करो तो इसके रो और कॉलम को गायब करो, बचा क्या -4, तो ये हो जाएगा -4। ये +4 नहीं होगा क्योंकि ये मॉड्यूलस नहीं है, राइट। ये हम डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ये हम डंडे डाल रहे हैं। M22 यानी कि ये 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को गायब करो तो बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमने निकाल लिया माइनर्स। एक बार माइनर्स निकल गए तो कोफैक्टर्स और आसान है। कोफैक्टर्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, तो कैपिटल A11, 12, 21 और 22 इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर। उसी तरह ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर। यहाँ पे हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू माइनर, और यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू माइनर। तो इनकी वैल्यूज डाल देंगे, -1 टू द पावर 2 विल बी +1 इंटू 3 यानी कि 3 तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था ना माइनर की वैल्यू। यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 3 विल बी -1 इंटू 0, तो यह हो जाएगा 0। यहाँ पे -1 टू द पावर 3 फिर से -1 और M21 इज -4, तो ये हो जाएगा +4। यहाँ पे -1 टू द पावर 4 हो जाएगा +1 इंटू M22 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3, 0, 4, 2 ये हो जाएंगे इसके कोफैक्टर्स की वैल्यूज। चलो, तो माइनर्स कोफैक्टर्स समझ आ गया, तो आई थिंक वी आर ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये कौन सी बला है? वेल, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
अब आप कहोगे कि मैम इन्वर्स तो हमें निकालना आता है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था मैट्रिसेस वाले लेसन में कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे निकालते हैं इन्वर्स, पढ़ा तो था। बट जब आप ये वाला मेथड जानोगे तो आप देखोगे कि ये मेथड जो है, एटलीस्ट मुझे पर्सनली लगता है कि ये मेथड ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलो ये मेथड भी जान लेते हैं, जब एक और मेथड है तो समझ लेते हैं उसे भी। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने अभी सीखा कि हम सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर्स निकाल सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, इन कोफैक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। करेक्ट, जो भी कोफैक्टर्स की वैल्यू निकली, मतलब कैपिटल AIJ वो मेरा कोफैक्टर था, तो कैपिटल A11, A12, A13, A21, 2223, A31, 3233, ये सारी वैल्यूज़ जब मिल गई तो मैं एक मैट्रिक्स बना सकती हूँ। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज बना दूं तो उससे मैं कहती हूं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर मेरा गिवन मैट्रिक्स A है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? उसके कोफैक्टर्स। एक बार कोफैक्टर्स निकल गए तो कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, पहला स्टेप क्या होगा? फाइंडिंग कोफैक्टर्स। दूसरा स्टेप क्या होगा? कोफैक्टर्स के हेल्प से इसका मैट्रिक्स बनाना। तीसरा स्टेप क्या होगा? कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना, और ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के हेल्प से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। ए इनवर्स, अगर ए गिवन मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो तो हम देख ही चुके हैं अब तक, इनफैक्ट उसमें तो हम उस्ताद हो गए हैं, राइट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने अभी देख लिया। तो अब आप खुद सोच के देखो कि ये मेथड ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी सिंपल है, कोफैक्टर्स निकालना भी काफ़ी सिंपल है, मतलब लेंदी है बट इट डजेंट टेक टाइम, राइट, टू कैलकुलेट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकाल लिया तो एडजॉइंट चुटकियों में निकल जाएगा, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू गेट योर इनवर्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4। एक सिंपल सा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 by 2, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, यानी कि A11, A12, A21, A22। यही अगर 3 by 3 मैट्रिक्स होता तो इसके कोफैक्टर्स भी 9 होते, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है ना, तो A11 क्या हो जाएगा? -1 to the power 1 + 1 इंटू माइनर। माइनर कैसे होता है? पहले एलिमेंट की बात करें तो इसका रो और कॉलम को गायब करो तो बचा क्या? 4, तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह से A12 हो जाएगा -1 to the power 1 + 2, तो 1 2 वाले एलिमेंट ये है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को गायब करो, बचेगा क्या? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। A21 में हो जाएगा -1 to the power 2 + 1, 21 का एलिमेंट कौन सा है? 3, तो 3 जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसे गायब करो, बचा क्या? 2। A22 यानी कि -1 to the power 2 + 2, A22 कौन सा है? 4, 4 जिस रो और कॉलम में है उसे गायब करो, बचा क्या? 1। तो इनकी वैल्यूज हो जाएगी 4, -3, -2 और 1। ठीक है, तो कोफैक्टर्स सारे मिल गए। एक बार सारे कोफैक्टर्स मिल गए तो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लो। वो क्या बनेगा? 4, -3, -2, 1, क्योंकि A11, A12, A21, A22। ठीक है, बन गया। अब एडजॉइंट ए क्या होता है? ये जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स होता है इसका ट्रांसपोज, यानी कि इसका जो रो है उसे कॉलम बना दो। तो 4, -3, -2, 1, तो मैंने रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट ए। फटाफट से एक छोटे से टॉपिक में ऊपर बात करेंगे जो कि है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। एंड बाय नाउ आप सबको पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं।
यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। पहला थ्योरम, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब इन मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज नॉन जीरो। तो अगर ए की डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है, बी भी नॉट जीरो है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी जो है वो नॉट जीरो ही होगा और बी ए भी नॉट जीरो ही होगा। ठीक है। दूसरा थ्योरम कहता है कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए कैन बी जीरो मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो यहां हम डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका यह मतलब नहीं है कि ए बी भी नॉन जीरो ही होगा। ए बी नॉन जीरो भी हो सकता है और ए बी जीरो भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। यानी कि अगर ए बी डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट बी। चौथा, if A is a square matrix of order n then adjoint A is equal to determinant of A to the power n minus 1। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो इनके डेफिनेशंस पढ़े हैं हमने, जैसे एडजॉइंट वगैरह के जो डेफिनेशंस पढ़े हैं उसके हिसाब से आप इन्हें प्रूव भी कर सकते हो। बट द ओनली रीज़न हम ये इन्हें शॉर्टकट में बता रहे हैं सो दैट वी कैन यूज देम व्हाइल वी सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है। और एक लास्ट थ्योरम कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो अगर ए नॉन सिंगुलर होगा यानी कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा होगा तभी ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इसीलिए आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना हो, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ट्राई करेंगे हम एक क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का और हमें इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ क्वेश्चन में छोटे से ब्रैकेट में डाल दिया है इफ इट एग्जिस्ट्स, है ना। तो सबसे पहले वही चेक करेंगे और वो चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तो काफी सिंपल है। पहले रो में 2 जीरोज हैं तो रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं। तो इट विल बी 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, क्योंकि इसको आप खुद भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, इतने सारे जीरोज है तो फटाक से निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। चलो कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि ए का इनवर्स है। अब ए इनवर्स हम निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -1, तो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो यहाँ पे काफी सारे कोफैक्टर्स तो 0 भी हो जाएंगे, राइट। हम कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू माइनर। अब इसका माइनर क्या हो जाएगा, a11 टर्म की बात करें तो ये वाले रो और ये वाले कॉलम को गायब कर दो तो हमारे पास बचेगा ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, राइट। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो कुल मिला के a11 की वैल्यू निकलेगी -1। a12 की अगर बात करें तो ये 0 है, राइट। तो ये तो 0 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे -1 टू दी पावर 1 + 2। अब ये जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको गायब कर दो, तो यहाँ पे 0 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा, तो वो 0 ही होगा, तो a12 0 होगा। ठीक इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि a13 की वैल्यू भी 0 है,
A21 की वैल्यू भी 0 है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बट आपको इसे कैलकुलेट कर करके देखना है कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। A22 की वैल्यू निकलेगी माइनस कॉस अल्फा, A23 निकलेगी माइनस साइन अल्फा, A31 निकलेगी 0, A32 निकलेगी माइनस साइन अल्फा और A33 की वैल्यू निकलेगी कॉस अल्फा। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। एक बार सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए तो ये कोफैक्टर्स वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1 0 0, यानी कि A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इस वाले को, ये जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज यानी कि इसके रोज को इसका कॉलम बना दो। तो ये हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब हमने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया, तो अब क्या बचा, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिवाइडेड बाय करेंगे इस पूरे चीज को बाय -1, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज होगा, वो है कि साइन जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो देखो इनवर्स निकालना जो है इस मेथड से कंपैरेटिवली इजी है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना तो आपने सीख ही लिया है, कोफैक्टर निकालना भी आपने सीख लिया है, और इनको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। तो बस इनको निकाल लो और आपका आंसर हाजिर। अब हम वापस आते हैं वहीं पर जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। मैंने क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अब चूंकि हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सब कुछ करना हमें आ गया है, कैसे वैल्यूज निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x y z। तो इसे अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ax = b। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम। तो a क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, x हो जाएगा x y z और b हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बेसिकली किस फॉर्मेट में है, ax = b, और हमें निकालना क्या है, x y z की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x = a इनवर्स b। तो मतलब हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे निकालेंगे, a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह से हम इनवर्स निकालते आ रहे हैं, क्योंकि ये a एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स हम निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का और बस दोनों को डिवाइड कर देंगे। एक बार ये निकल गया तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से, क्योंकि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो हमने प्रीवियस लेसन में ही सीख लिया था, और इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारा अप्रोच। अब हम देखते हैं कि वो जो केसेस हमने डिस्कस किए थे, कि एक केस हो सकता है कि जो A है, ये जो A मैट्रिक्स है ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में इसका मतलब है कि इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सीधे सीधे हम A इनवर्स निकालेंगे, उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक केस 1 है जिसके साथ हम मेजरली डील करेंगे इस लेसन में। एक केस 2 हो सकता है जब A हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि A का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो। ऐसे केस में वापस से 2 सिनेरियोज आ सकते हैं। कौन से 2 केसेस आ सकते हैं, एक केस वो जहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो और दूसरा केस हो वो जहां पर नो सॉल्यूशन हो, राइट। अब कौन सा केस होगा वो हम कैसे बताएंगे, कुछ ऐसे, ax = b, तो x = a इनवर्स b, बट इस केस में तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन अ वे, राइट, क्योंकि ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम a इनवर्स की जगह हमने लिख दिया एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब हम इस वैल्यू पे फोकस करेंगे।
एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की जो वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का, इस सेट ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि दिस विल बी इनकंसिस्टेंट। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है, इन दैट केस हम कहते हैं कि इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफैक्ट ये जो थर्ड वाला सिचुएशन है, इसमें हम ऐसे गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, बट यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इस केस में या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। तो बेसिकली ये जो केस 2 है, इसको इससे के साथ हम अभी हैंडल नहीं करेंगे। अभी हमारा सारा फोकस केस 1 पे ही रहेगा। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो केस 1 वाले होंगे, जहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम एक यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। बट ये जो केस 2 है, इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू से ही जो है ना, हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या यूनिक नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में हम इस पूरे इक्वेशन के सॉल्व करने के जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स मेथड वाला, उसे यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई पर केजी कॉस्ट जो है वो अनियन, व्हीट और राइस का है, एक्स, वाई और जेड। ये सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 kg अनियन यानी कि 4x प्लस 3 kg व्हीट यानी कि 3y प्लस 2 kg राइस यानी कि 2z इज इक्वल टू 60। ठीक उसी तरीके से 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 और उसी तरीके से 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ये 3 हमारे पास इक्वेशन है विथ 3 वेरिएबल्स x, y, z। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा x, y, z एंड दिस इज इक्वल टू 60 90 70। ठीक है, तो ये मेरा a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स b से। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि भाई a इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, टू चेक इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा यानी कि ये ए जो है ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, ये देखना। दूसरा स्टेप क्या होगा कि भाई चलो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे कैसे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो यानी कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ए से और उस तरह से ए इनवर्स निकल जाएगा। तीसरा स्टेप होगा कि जो ए इनवर्स निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, ये वाले मैट्रिक्स से, और इसको करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा x, यानी कि उससे मुझे x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3 स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, राइट। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन दोनों के हेल्प से इनवर्स आप निकाल ही लोगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करके देखो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तो बच्चा पार्टी, आपको डिटर्मिनेंट समझ में आया या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हालांकि दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एंड लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज आई फील
मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। किसी एक दो में अगर आप अटक गए सो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस, और थोड़े ही दिनों में हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे जो है आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।